नमस्कार, मैं मधुरेंद्र कुमार सिंह, जिला कृषि पदाधिकारी सारण। अभी हम आप लोगों को कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में अवगत कराएंगे, ताकि आप उसका ससमय लाभ ले सकें। जैसे सबसे पहले हम देखें तो हमारे जिला में मृदा जांच हेतु जो आप फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं या खाद का यूज करते हैं, तो उसको किस आधार पर हमको फर्टिलाइज़र का यूज करना है और खाद का यूज करना है, उसके लिए आपके ज़िला में मृदा विश्लेषण हेतु यहाँ एक लैब की स्थापना की गई, जिसमें आप अपने खेत से मिट्टी का नमूना लेकर हमारे कृषि सोना सलाहकार से समन्वय स्थापित कर मिट्टी नमूना ले सकते हैं, और उसका मिट्टी नमूना हमारे कृषि सोना सलाहकार इस मिट्टी नमूना को हमारे जिला प्रयोगशाला में लाकर उसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण उपरांत उसको आप एक सॉयल हेल्थ कार्ड दिया जाता है, जिसमें आपको कौन सी उर्वरक और खाद को कितनी मात्रा में उपयोग करना है उसके बारे में अनुशंसा की जाती है। प्राय ऐसा देखा जाता है कि सभी किसान भाई सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस संबंधी उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के सिवा माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी उतना ही आवश्यकता होती है, जिसको उपयोग नहीं करने पर माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी पौधों में होती है, जिससे आपका उत्पादन प्रभावित होता है। इस संबंध में हमारे मृदा स्वास्थ्य कार्ड अभी 8,500 मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को वितरित किए जा चुके हैं। इस जिला को लक्ष्य 11,236 मृदा स्वास्थ्य कार्ड जांच हेतु लक्ष्य प्राप्त हैं। दूसरी मुख्य योजना किसानों को अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराना है, जिसके अंतर्गत पहला राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना के तहत दलहन एवं तिलहन संबंधी बीज एवं उपादान का वितरण किया जा चुका है। राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन अंतर्गत 2 तेल निष्कर्षण इकाई का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके संबंध में इस जिला से आवेदन प्राप्त 62 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिस पर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत दलहन तिलहन के साथ साथ स्वीट कॉर्न एवं बेबी कॉर्न एवं गेहूं के बीज का अनुदानित दर पर वितरण किया गया है। अभी रबी सीजन में सभी किसान भाइयों को वितरित कर दिया गया संबंधित प्रखंड से। इसको बीच बीच में हम लोग सभी जिला लेवल के पदाधिकारी किसान भाइयों से मिलने जाते हैं, और वहां देखते हैं कि किसान भाई को क्या समस्या हो रही है लगाने में, या लगाने के उपरांत उनको क्या क्या सलाह दी जानी चाहिए, और क्या उनको उसको बेहतर उत्पादन के लिए अधिक से अधिक क्या सुविधा हम कृषि विभाग से उपलब्ध करा सकते हैं, उसके संबंध में हम लोग प्रखंड का विजिट भी करते हैं, और सभी किसान भाइयों के फील्ड पर भी जाते हैं, उससे संबंधित निरीक्षण करते हैं, उससे संबंधित फोटो भी हम अपने जो भी संबंधित ग्रुप हैं उसमें शेयर किया जाता है, और उनको सलाह भी दी जाती है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी किसान भाई अपने खेतों में खेती करते हैं, उससे संबंधित कृषि यंत्र का अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें अभी हमारे जिले में 91 प्रकार के कृषि यंत्र अनुदानित दर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें जुताई, बुआई, कटाई एवं पराली प्रबंधन, सिंचाई से संबंधित सभी तरह के यंत्र 40% से 80% अनुदान पर उपलब्ध कराने के लिए अभी आवेदन भी हो रहे हैं, और पहले भी इसका परमिट निर्गत कर दिया गया है। उसे खरीद कर इसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि जो भी फसल है उसकी उत्पादकता वृद्धि में शक्ति, जो भी हमारे यांत्रिक यंत्र हैं उसका अधिक से अधिक उपयोग करके इफिशिएंट एवं उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करके उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ा सकते हैं। उत्पादन के साथ साथ उस जो प्रोड्यूस हमारे हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता का बड़ी ध्यान देना है। इस यंत्रों का उपयोग करने से इसकी उत्पादकता के साथ साथ उसके गुणवत्ता का भी पर भी असर पड़ेगा। इससे आपका समय और श्रम दोनों की बचत होगी। कोई भी, जैसे आप अभी धान की कटाई करके गेहूं का फसल लगाना होगा, तो उसमें आपको पराली प्रबंधन की समस्या आ रही होगी। अगर इस तरह के यंत्रों का उपयोग करें, पराली प्रबंधन संबंधित जो यंत्र हैं, बेलर हैं, उसका उपयोग करेंगे, तो आपको इसमें कम श्रम की आवश्यकता होगी और समय भी कम लगेगा, आपकी उत्पादन बढ़ जाएगी। उसके साथ ही अगर सीड देखेंगे तो सीड कई तरह के आ गए हैं, जिसमें सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, इस तरह के यंत्र आ गए हैं, जिसका उपयोग करेंगे तो आपका लाइन सोइंग होगा। जो भी फसल गेहूं या जो भी फसल लगा रहे हैं उसका कतार में आप बुआई कर सकते हैं। कतार में बुआई करेंगे तो आपकी फसल जो होंगी वो जो भी आपका फर्टिलाइजर या खाद दे रहे हैं उसका सही से उपयोग पौधा कर सकता है, और सिंचाई करने में भी आपको सुविधा होगी। इसके बाद जो भी फसल अवशेष से संबंधित जो आपको यंत्र जैसे बेलर हैं, इसका सभी किसान उपयोग नहीं करेंगे, तो प्राय ऐसा देखा जाता है कि उसमें
पराली में आग लगाते हैं, जिसके कारण वहाँ से कृषि विभाग से सैटेलाइट से उसको कैप्चर कर लिया जाता है, तो उसमें हम लोगों को कार्रवाई करनी पड़ती है, जिसमें उनको उनका जो किसान रजिस्ट्रेशन है उसको हम बैन कर देते हैं, तो वो कृषि विभाग से संबंधित कोई लाभ नहीं ले पाएंगे। तो प्राय ऐसा सभी किसान भाइयों को अनुरोध भी किया गया और आज भी अनुरोध किया जा रहा है कि फसल अवशेष को न जलाएं। फसल अवशेष नहीं है, वो विशेष है, उसको चारा के रूप में उपयोग कर सकते हैं, या मशरूम उत्पादन करते हैं तो उसको कंपोस्ट के रूप में उपयोग कर सकते हैं, या उसे इकट्ठा करके आप बर्मी पीट या कोई भी कंपोस्ट इकाई के लिए बर्मी पीट का इस तरह से सब्सिडी भी दी जाती है यहाँ जिला से, तो उसका उपयोग करके आप कंपोस्ट के रूप में, खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जो भी किसान भाई जो फसल लगाएं, फसल लगाने के बाद प्राय से देखा जाता है कि उसको बीच बीच में कोई किसान घूमने नहीं जाते हैं, लेकिन प्राय ऐसा सजेशन, ऐसा सलाह दी जाती है कि जो भी किसान जो भी फसल लगाएं उसे प्रतिदिन या अल्टरनेट डे में उस फील्ड का विजिट करें। उस फील्ड विजिट के दौरान अगर आपको एक भी कीट उड़ते हुए दिखाई दे आपके फील्ड घूमने के दौरान, तो उसका फोटो ले लें, या उस तरह के कीट या पत्ते पर किसी तरह का कटिंग का दाग है या कीट द्वारा किसी तरह का उसमें सिम्टम दिख रहा है, या कीट का फोटो ले लें, उसको लेकर संबंधित अपने प्रखंड कृषि कार्यालय या किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक से इसको दिखाएं और उसके बारे में सलाह लें कि हमारे फील्ड पे घूमने के दौरान इस तरह का कीट का प्रकोप दिखा है, उससे संबंधित हम क्या कर सकते हैं। तो उससे संबंधित उनको सलाह दी जाती है। पौधा संरक्षण के तहत हम किसान भाइयों के लिए किसान पाठशाला का भी आयोजन करते हैं। उसमें इस सब समेकित कीट प्रबंधन कैसे हम करें ताकि रसायनों का कम से कम उपयोग किया जा सके, उससे संबंधित भी सलाह दी जाती है। और उसमें जितने भी किसान भाई हैं उनसे अनुरोध है कि जो भी किसान पाठशाला का आयोजन हो उसमें भाग लें और इससे संबंधित उसमें सीखें। नेचुरल फार्मिंग के तहत आपके जिला में सदर, मांझी, रिविलगंज, सोनपुर एवं दिघवारा में क्लस्टर का चयन किया गया, जिसमें प्राकृतिक खेती, जिसके पास पशुधन है और स्थानीय रिसोर्स का जो भी संसाधन, स्थानीय संसाधन, उसका उपयोग करके आप रसायन मुक्त किस तरह से फसलों का उत्पादन कर सकते हैं ताकि जो भी हमारे उत्पाद रहें उसमें कम से कम केमिकल रेसिड्यू रहें, ताकि हमारे जो भी नए नए बीमारी आ रही हैं उससे हम बचाव कर सकते हैं। इससे संबंधित जो किसान इससे लाभान्वित हुए, जो लाभान्वित नहीं हैं, जिनका इस योजना में चयन नहीं किया गया, वो भी अगर करना चाहते हैं तो अगर ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेना चाहते हैं या अपने लेवल पर सीखना, तो संबंधित प्रखंड में जाकर संबंधित किसान से आप उनसे देख भी सकते हैं, या हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है मांझी में, वहाँ भी जाके आप इसे, जो भी किसान इसमें इच्छुक हैं वो जाके वहाँ इससे संबंधित जो भी प्रशिक्षण होगा वो जाके वहाँ सीख सकते हैं और नेचुरल फार्मिंग कर सकते हैं। इससे आपका रसायन मुक्त उत्पादन कर सकते हैं, जो कि अति आवश्यक है अभी के परिवेश में। इसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जैसे प्राय ऐसा शिकायत हमको भी मिल रही है कि अभी सम्मान निधि मेरा बंद हो गया है, तो आप सभी को बताना चाहते हैं कि जो 22वां किस्त का पीएम किसान सम्मान निधि मिलने वाला है, उसमें आप अगर EKYC और फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराते हैं तो अगला किस्त आपको नहीं दिया जाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने प्रखंड कृषि कार्यालय या आपके जो भी कृषि समन्वयक सलाहकार हैं उनसे आप बात कर लें और वहाँ कैंप का आयोजन कहाँ हो रहा है उनसे उस लोकेशन लेकर वहाँ आप जाकर अपना EKYC एवं फार्मर रजिस्ट्री करा लें। फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराने की स्थिति में आपको अगला किस्त आपको पीएम किसान का नहीं मिलेगा। तो आप अपने कृषि समन्वयक सलाहकार से उसके बारे में जिक्र कर लें कि हमको पीएम किसान के हम लाभार्थी हैं या हम इसका पहले लाभ ले चुके हैं, उससे संबंधित हमको और फार्मर रजिस्ट्री कराना है, हम कहाँ जाएं, उसके संबंधित कैंप का आयोजन किया जा रहा है। हमारे किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक, राजस्व कर्मचारी फील्ड में जा रहे हैं, वहां जाकर के आप इसका EKYC और फार्मर ID अवश्य क्रिएट करा लें। हमारे आत्मा योजना के तहत जो भी किसान फसल उत्पादन कर रहे हैं या कुछ अन्य का बीज उत्पादन भी करना चाहते हैं, तो इससे संबंधित अगर कोई इच्छुक हैं, अगर ग्रुप में हैं, समूह में हैं, 10 या 10 से अधिक या 5 भी हैं, तो उस तरह से कोई किसान हैं तो आप संबंधित प्रखंड में जाके आवेदन दे सकते हैं कि हम इस फसल पर या इस तरह की हम काम करना चाहते हैं कृषि विभाग में और हमको इससे संबंधित प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो हम उनको राज्य के अंदर, राज्य के बाहर भी प्रशिक्षण के लिए हम भेज सकते हैं, समूह में रहेंगे तो। इस तरह के आवेदन
कोई भी किसान है अपने संबंधित प्रखंड कृषि कार्यालय में जाकर प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक, प्रखंड कृषि अधिकारी, कृषि शोनक सलाहकार किसी को इस तरह के आवेदन दे सकते हैं। अगर आप जिला में आना चाहते हैं तो जिला कृषि कार्यालय में आकर इस तरह के आवेदन दे सकते हैं। उनको हम इस तरह के प्रशिक्षण के लिए आयोजन कर देंगे और वहाँ जिला के बाहर, राज्य के बाहर, राज्य के अंदर कहीं भी उस तरह के अगर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग हो रहे हैं तो वहाँ हम ट्रेनिंग के लिए उनको भेजकर ट्रेनिंग कराएंगे। अगर अब प्राय ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ मक्का का भी उत्पादन हो रहा है, लेकिन इसमें अगर आप मक्का बीज का उत्पादन करना चाहते हैं, कोई भी कृषक करना चाहते हैं, तो मक्का बीज उत्पादन के लिए जो भी इच्छुक कृषक हैं वो आके जैसे अपने संबंधित प्रखंड कृषि कार्यालय में या जिला कृषि कार्यालय में आकर आवेदन दे देंगे। तो इससे हम उनके ट्रेनिंग की भी, इससे संबंधित भी ट्रेनिंग का आयोजन करा सकते हैं और उनको जहाँ भी उस तरह के स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ से ट्रेनिंग दिलाने का प्रयास किया जाएगा। और इसमें आपको एक अच्छी अर्निंग भी मिलेगी और एक स्किल्ड हो जाए, ग्रुप समूह में रहेंगे तो आपको बहुत परेशानी भी नहीं होगी और इसमें अच्छी अर्निंग होती है। बाकी मक्का एज ए ग्रेन उत्पादन से बीज उत्पादन में अच्छा अर्निंग मिलेगा। इससे संबंधित आत्मा योजना के तहत सभी प्रखंडों में किसान पाठशाला गोष्ठी का भी आयोजन किया था, जिसमें आप पार्टिसिपेट करके आप फसलों के बारे में जान सकते हैं, उसमें लगने वाले रोग और किसी तरह का न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से संबंधित किस तरह का हम खाद और उर्वरक का किस तरह का इस्तेमाल करें, कौन से उर्वरक उचित रहेंगे, उस तरह के इस्तेमाल करने से संबंधित आप उसमें सुझाव ले सकते हैं। और एक और आप लोगों को इससे संबंधित हम सुझाव देना चाहेंगे, जैसे अभी गेहूं की फसल आप लगाए होंगे तो जनवरी माह में अगर आप लगा चुके हैं तो जनवरी माह कि जिस दिन आप बुआई की हैं, बुआई से 20 दिन के अंदर उसको सिंचाई कर लें, जिसको सीआरआई स्टेज बोलते हैं। सीआरआई स्टेज पर गेहूं की सिंचाई करना अति आवश्यक होती है। उस समय अगर सिंचाई नहीं करते हैं, लेट करते हैं, तो आपके उत्पादन में कमी आ सकती है। सिंचाई करने के तुरंत उसके उपरांत ही जैसे नमी सुटेबल हो जाता है तो उसमें आप उर्वरक का इस्तेमाल करें। उर्वरक में पहले आप बुआई से पहले एनपीके का इस्तेमाल कर चुके होंगे, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का इस्तेमाल कर चुके हैं, तो अब उसके बाद नाइट्रोजन का जो स्प्लिट डोज है उसका इस्तेमाल करें। सुटेबल, बहुत अधिक नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करेंगे। बहुत अधिक नाइट्रोजन का उपयोग करने से कीट और बीमारी लगने की संभावना बढ़ जाती है। और उससे संबंधित अगर खरपतवारनाशी का उपयोग करना है, प्राय ऐसा देखा जाता है कि जो किसान अपने खेतों में गेहूं के साथ कभी कभी इंटरक्रॉपिंग में का भी छिड़काव कर देते हैं, सरसों और गेहूं का एक साथ उपयोग करते हैं, तो उसमें प्राय ऐसा देखा जाता है कि रैंडम जाके आप किसी भी हर्बिसाइड या जो भी वीडिसाइड का हर्बिसाइड का उपयोग करने के लिए रैंडम आप जाके परचेज करके मार्केट से नहीं छिड़काव करें, क्योंकि चौड़ी पत्ती का अगर आप हर्बिसाइड अगर खेतों में देते हैं तो आपका सरसों उसमें खराब हो जाएंगे। तो आप इसमें गेहूं का फसल बुआई के समय अगर पेंडिमेथिलिन दे दिए हो तो आपका कंट्रोल होगा। अगर सरसों की पौधा आपके गेहूं के खेत में नहीं है तो उसके लिए आप चौड़ी पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं हर्बिसाइड का। और अभी जैसे जनवरी माह में आप आलू की खेती किए होंगे तो इसमें एक पाला बीमारी के नाम से आप लोग जानते हैं, या आगात पछात झुलसा रोग, तो उस तरह का बीमारी लगेंगी अभी। उसके लिए आप संबंधित प्रखंड कृषि कार्यालय पर जाकर उसे सिम्टम आप दिखा लेंगे या बताएंगे कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, हम इसमें क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे संबंधित आप वहाँ सुझाव लेने के उपरांत आप जाके वहाँ प्रयोग करेंगे, जिससे आपका जो आगात में पछात झुलसा रोग है इससे बचा जा सकता है। इसमें सिंचाई आवश्यकता अनुसार करें जिससे इसे बचने में सहायता मिलती है, या डाइथेन M45 या रिड्यूमिल MZ 0.02% का उपयोग करेंगे तो इसे बच सकते हैं और आपका अच्छा फसल होगा। अगर इसकी जब इसकी खुदाई कर रहे हैं, आलू निकालना होगा, तब आलू खुदाई से पहले आप उसके ऊपर वाली जो भी पत्तीदार जो भी दिख रहे हैं आप उसको हटा दें, ताकि उसमें जो भी आपका आलू है उसको मैच्योर होने में एक अच्छी एनर्जी मिल जाती है। जो एनर्जी डाइवर्ट होती है पत्तियों में, वो एनर्जी आपका स्टोर होती है। चना मसूर अरहर में दाने बनते समय फली छेदक जो कीट लगते हैं उसके लिए भी आप जाके जैसे ही इस तरह के कोई भी फली आप देखेंगे तो उसमें फली में कोई फली छेदक, किसी भी फली में अगर किस तरह का होल राउंड होल दिखता है तो आप उसको लेके प्रखंड कृषि कार्यालय चले जाएं। वहाँ जो भी कृषि शोनक सलाहकार हैं या प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक, वहाँ जाकर दिखाएं कि इस तरह की हमको शेप दिखाएंगे। शेप देखने के बाद आप वहाँ जो भी
कर्मी कृषि विभाग के, वो बता देंगे कि इसमें किस तरह का कीटनाशी का छिड़काव किया जाना है। अगर जैविक दवा के रूप में यूज करना है तो आप NPV 250 LE पर हेक्टेयर के रूप में यूज कर सकते हैं। सरसों और राई में अभी आप देखेंगे, अगर फसल अच्छी होगी, अभी चल रही होगी, तो ससमय बुआई आप किए होंगे तो उसमें लाही का प्रकोप बढ़ेगा, तो उसमें आप लाही का प्रकोप बहुत अधिक आने के से पहले, जब बहुत कम लाही का प्रकोप है, तभी आप इमिडाक्लोप्रिड या डाइमेथोएट का या संबंधित, अगर बहुत ही कम है तो उस तरह की जाके आप दिखाएंगे, संबंधित हमारे कृषि सोनक या कृषि कर्मी आप जाके फील्ड पर देख के उसमें आप किस तरह की दवा का इस्तेमाल करेंगे और कितने डोज में करेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी कीटनाशी या फर्टिलाइजर का उपयोग, उसके डोज, छिड़काव का मेथड, इस पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो कितना इफेक्टिवनेस आपका काम करेगा। और जो भी कीटनाशी या कुछ भी खरीद रहे हैं, बीज खरीद रहे हैं, फर्टिलाइजर खरीद रहे हैं, तो उससे संबंधित जो भी रसीद मिलते हैं उसको आप तब तक रखें जब तक आपकी फसल की कटाई नहीं हो जाती है। अगर फसल की कटाई से पहले उसको कटाई तक नहीं रखते हैं तो आप कौन सा बीज लिए हैं, कौन सा कीटनाशी लिए हैं, उससे संबंधित अगर कोई तरह की फसल आपकी क्षति होती है, बीज का ही अगर मान लीजिए आप बीज कहीं से परचेज किए हैं, उससे संबंधित आप उसका रसीद नहीं रखे हैं, तो कौन सा बीज अगर नहीं अच्छा परफॉर्म करता है आपके फील्ड पे, तो उससे संबंधित हम कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी आप फसल लगाएं, बीज खरीदें, कीटनाशी खरीदें या फर्टिलाइजर खरीदें, उसका रसीद अपने पास अवश्य रखें, ताकि आप जो भी अगर किस तरह की क्षति होती है या कौन सा बीज अच्छा, अगर अच्छा भी क्षति ना होता है, अच्छा भी परफॉर्म करता है, तो आपको अगले साल के लिए रहता है कि ये सब इस वैरायटी का बीज का हम उपयोग किए हैं और ये बीज हमारे लिए अच्छा परफॉर्म किया है, या इस तरह का बीज इस कंपनी का लिए थे और ये वाला वैरायटी लगाए थे, मेरे फील्ड पर नहीं काम किया है। तो इस तरह से सुझाव हम लोगों को भी मिलता है, तो उस तरह से हम लोग अग्रतर कार्रवाई करने में सहयोग मिलता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि जो PM किसान के लाभार्थी हैं, तो EKYC और फार्मर रजिस्ट्री अवश्य कराएं, क्योंकि अगला किस्त बिना इसके नहीं दिए जाएंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा।